हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर 5 शुरू किया था। उसी को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 हो चुका है, ये है आपका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं, ये जो चैप्टर है आपका लेसन 5, इसका नाम है आपका स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। ठीक है, यानी राज्य और स्टेट मतलब राज्य और समाज 1000 ईस्वी तक। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास में वैदिक एज के बारे में बात की, उसमें 4 वेदों के इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बात की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के बारे में बात की। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पॉलिटिकल अफेयर्स को सॉल्व करने के लिए जो है 3 समितियां बनाई गई थी। आपकी सभा समिति, इसमें सभा समिति और विदत, ये 3 सभाएं थी या काउंसिल थी। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका सभा और समिति का था। बाद में विदत जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 1000 ईस्वी तक का डेवलपमेंट, जो मेजर डेवलपमेंट था वो क्या क्या हुआ, और इसके फर्दर की स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 1000 ईस्वी तक के प्रमुख विकास, यानी मेजर डेवलपमेंट्स अप टू 1000 CE। इसमें सबसे पहले हम देखिए राइज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास, यानी जनपद और महाजनपदों का राइज हुआ। हम लोगों ने पढ़ा था कि जनपद का जो राइज है वो वैदिक एज के टाइम पीरियड में होना शुरू हो जाता है। पहले लोग क्लान में या कुल में रहते थे, फिर धीरे धीरे जनपद बनना शुरू हो जाते हैं। फिर यही जनपद जो है, जनपद यानी पर्टिकुलर स्टेट, ये जब बहुत सारे जनपद एक साथ मिलते हैं तो ये महाजनपद कहलाते हैं। और 600 BC की बात करें, 600 BC में महाजनपदों का राइज हुआ। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो आपका महाजनपद था उसको कहते हैं आपका मगध। मगध इस टाइम पीरियड का सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है महाजनपद। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। मगध में पाई जाने वाली जो लैंड है, भूमि है, काफी ज्यादा फर्टाइल या उपजाऊ थी। यहाँ पे एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती थी, जिससे एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर हो रहा था। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट एरिया था, मतलब वन पाए जाते थे, जंगल पाए जाते थे, जिसमें प्रचुर मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जिनका यूज वॉर में किया जाएगा या किया जा रहा था। इसके अलावा लोहे का प्रयोग करना शुरू हो चुका था इस टाइम तक आते आते, जिसकी वजह से जो है अब जो है प्लॉगिंग में, यानी हल के रूप में जो है खेत के लिए, खेत में कल्टीवेशन करने के लिए लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो है मगध इकोनॉमिकल लेवल पर काफी ज्यादा स्टेबल हुआ और एक पावरफुल एम्पायर के रूप में, पावरफुल महाजनपद के रूप में जो है राइज करता है। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद जो है मौर्य एम्पायर का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य जो है, इसका जो इस साम्राज्य का फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपका चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसी के बाद जो है 600 BC में ही आपका बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार होता है। बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं गौतम बुद्ध, और जैन धर्म का प्रसार करते हैं, इनके 24 तीर्थंकर है। पहले ऋषभ देव थे, उसके बाद 24वें आपके महावीर स्वामी थे। इनके द्वारा जो है इनके धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। दोनों ही धर्म में बात की जाती है कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, गरीबों की मदद करना, पशु हत्या ना करना, ये दोनों ही धर्म में बात की जाती है। इस टाइम पीरियड में ये दोनों धर्म का काफी बड़े लेवल पर प्रसार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्तास के टाइम पीरियड का। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो गुप्ता साम्राज्य जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट हिस्ट्री का इसे स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में आपके आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, वारामिहिर थे, बहुत सारे इस टाइम पीरियड में इनोवेशंस किए गए, डिस्कवरीज हुई, और ये टाइम पीरियड काफी ज्यादा आपका हिस्ट्री में जो है फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। फिर रीजनल लेवल पर राज्य क्षेत्र, जो अलग अलग क्षेत्र का विस्तार हुआ, हम वो देखेंगे। फिर विलेज लेवल पे, यानी जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव में गांव की प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें ग्रामिका का क्या रोल था, ग्रामिका किस तरीके से गांव की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है, वो इसमें दिया हुआ है। इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पीरियड में चक्रवर्ती सम्राट और धर्म वाला कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं तेजी से फैली हुई थी। तो चक्रवर्ती सम्राट वो सम्राट है जो अपनी प्रजा के हित के लिए काम करेगा, अपनी जो किंगडम है उसके लिए काम करेगा।
ठीक है। तो चक्रवर्ती सम्राट और धर्म का कॉन्सेप्ट इस टाइम पीरियड तक आ चुका था। अगर हम बात करते हैं चोलास टाइम पीरियड की, तो चोलास के टाइम पीरियड में जो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफी ज्यादा, यानी चोला की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्तर की सरकार। चोला प्रशासन में, चोल साम्राज्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो पावर्स था उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। जो पावर्स था उस पावर को विकेंद्रीकृत हो गया था, और जो स्थानीय प्रशासन है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है चोला साम्राज्य की। इसके बाद हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी में नैतिकता और समत्व, इसको अलग से डिफाइन किया गया, अलग से बताया गया है। तो नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता यानी कानून और जीवन का आधार कैसे है। तो नैतिकता यानी एथिक्स की बात करते हैं, तो ये कानून, समाज और हमारी लाइफ, इन सब का क्या है, फाउंडेशन पॉइंट है, यानी आधारशिला है। भगवत गीता में विशेष रूप से या अलग से बताया गया है कि जो नैतिकता है वो बल देती है किस पे, ज्ञान, श्रद्धा, कर्म, सद्गुण पर। यानी हमारी नॉलेज जो नॉलेज है वो किस तरह बढ़ेगी, नॉलेज जो है वो समाज के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। ज्ञान, श्रद्धा का भाव, हम जो काम करें वो वेलफेयर के लिए काम करें, सद्गुण, यही हमारे जो है नैतिक जीवन का आधार होता है। समझ में आया। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि एंशिएंट जो टेक्स्ट है, एंशिएंट जो बुक थी जिसमें वेदास, उपनिषद की बात की हमने, ये सारी जो है इसमें भी इस एथिक्स के बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा भगवत गीता में भी इसमें बड़े लेवल पर इसके बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समत्व। समत्व की बात करते हैं, समत्व का लिटरल मीनिंग होता है समानता, यानी इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करते हैं तो सभी प्राणी जो है वो एक ही तत्व से, एक ही एलिमेंट से या एक ही मैटर से बने हुए हैं। सभी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, परम चेतना, वो चेतनाएं जो है एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। इसके अलावा समाज में इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर के बने हुए हैं। हम में से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, इसलिए हम सब में समत्व की भावना या इक्वालिटी की फीलिंग होनी चाहिए एक दूसरे को लेकर के। तो ये जो विचारधारा है एथिक्स और समत्व की, ये विचारधारा मॉरल वैल्यूज को डिफाइन करती है, जो सोसाइटी में समानता को लेकर के आए, जो सोसाइटी में एक तरह का लोगों के बीच में जो इमोशन है, जो रिलेशनशिप है, उसको बिल्ड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सत्य, रित और धर्म। सत्य, रित और धर्म की बात करते हैं। सत्य का मतलब आप सबको पता है, रियलिटी की बात की जा रही है, ट्रुथ की बात की जा रही है, और यानी जो आपकी सृष्टि है, जो सृष्टि या जो आपका जगत है, उसका जो बेसिक पॉइंट है, उसका जो मूल आधार है वो सच है। सच का साथ देकर ही हम सृष्टि को समझ सकते हैं, सृष्टि को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है आपका रित यानी रित। रित की बात करते हैं, जो ब्रह्मांड है हमारा, जो हमारा यूनिवर्सल है, कॉस्मिक ऑर्डर, ये एक शाश्वत नियम है। इसके अलावा जो हमारी प्रकृति है वो हमें संतुलन में रहना सिखाती है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था को बैलेंस में रखना सीखते हैं। नैतिकता की बात करें तो अनुशासन में रहना सीखते हैं। संपूर्ण सृष्टि को संतुलन में रखने वाला सिद्धांत ही आपका रित कहलाता है, और संपूर्ण सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए जरूरी है कि हम नैतिकता को फॉलो करें, एथिक्स को फॉलो करें, सच्चाई के रास्ते पर चले और समाज में संतुलन को बनाए रखें, सबके साथ जो है समत्व के साथ यानी इक्वालिटी के साथ रहें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका धर्मा। धर्मा यानी धर्म। धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब केवल कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, हमारा सदाचार कैसा है, हमारे मॉरल एथिक्स कैसे हैं, हमारे वैल्यूज कैसे हैं, लोगों के लिए हम क्या दे रहे हैं, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। एक्चुअल में धर्म ये है। तो धर्म हमें सिखाता है मॉरल वैल्यूज को, मॉरल एथिक्स को, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बौद्ध धर्म का धम्म। बौद्ध धर्म का धम्म जिसमें बात की जाती है पशु हत्या नहीं करनी, सबके साथ इक्वल बिहेव करना है, सबके साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहना है, किसी दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करना है, सभी धर्म को समान मानना है। तो ये सारी चीजें हम धर्म में ही सीखते हैं। तो धर्म केवल मजहब नहीं है, बल्कि धर्म है कि मॉरल एथिक्स को समझना, सदाचार को समझना, कर्तव्य का पालन करना, सोसाइटी में इक्वालिटी के साथ रहना। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी के फैक्ट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि जो धर्मा है या धर्म है वो धीर धातु से मिलकर बना हुआ है।
धीर धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना या किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को अपहोल्ड करना या सस्टेन करना। इसके बाद भीष्मा की बात करते हैं। भीष्मा का मतलब होता है दैट विच अपहोल्ड ऑल बीइंग्स इन धर्मा, यानी जो प्राणी सभी चीज को धारण कर ले उसे क्या कहते हैं, उसको भीष्म कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहे की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं। तो आयरन का धर्म है कि अगर उसे पानी में डालोगे तो अपने भारी होने की वजह से पानी में डूब जाएगा। इसी तरीके से लकड़ी का क्या धर्म है, वुड का क्या धर्म है, वुड जो है वो हल्का होता है, तो उसका धर्म ये कि अगर आप उसे पानी में डालोगे तो ऊपर तैरता रहेगा। समझ में आया? तो ये यहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी का फैक्ट है जो आपको क्लियरली समझाया गया है कि धर्म जो है वो मजहब नहीं बल्कि मॉरल एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को मानना और एक्सेप्ट करना, उसको फॉलो करना है। इसके बाद हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में जो रूल रेगुलेशन था, जो शासन व्यवस्था थी, जो गवर्नेंस थी, उसमें नैतिकता को किस तरीके से फॉलो किया गया, यानी अप्लाइड एथिक्स इन गवर्नेंस, यानी शासन में नैतिकता। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो ग्रेट रूलर अशोका से। अगर महान शासक अशोका की बात करते हैं तो अशोका ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए रॉक एडिक्ट्स का यूज किया था, इंस्क्रिप्शन का यूज किया था। तो इन इंस्क्रिप्शन से, रॉक एडिक्ट यानी शिलालेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि शासन में किस तरह से नैतिकता को लाया गया था। अशोक के जो शिलालेख पढ़ते हैं उसमें उसने धम्म का प्रचार किया था। धम्म उसका कॉन्सेप्ट था जिसमें सभी धर्मों को सम्मान देने की बात की गई थी, जिसमें मॉरल कंडक्ट की बात की गई थी, हर एक फैमिली को रिस्पेक्ट देने की बात की गई, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का यूज करना और करुणा के साथ रहना समाज में। तो ये चीजें हम सीखते हैं कि शासन व्यवस्था में या गवर्नेंस में किस तरीके से नैतिकता को शामिल करके समाज में एक अच्छे मैसेज को पहुंचाया गया कि समाज में सभी लोग जो है प्रेम सौहार्द से रह सके। इसके बाद उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो उत्तर मैरूर जो अभिलेख मिला है तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि ग्राम सभा का जो सदस्य होता है उसे ईमानदार होना चाहिए और उसका चरित्र जो है वो प्योर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट होने के साथ साथ वो प्योर, माइंड से पूरी तरह प्योर होना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र का गवर्नेंस अच्छे से कर सके। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं आगे आपको दिया लिटरेरी वर्क की बात करते हैं। इसमें आपका कामंदक का नीतिसार दिया हुआ है, बाण भट्ट की कादम्बरी दी हुई है। तो जो कामंदक का नीतिसार में और बाण भट्ट की कादम्बरी, इन दोनों में हमें पता चलता है कि गवर्नेंस में नैतिकता पर बल दिया गया है, एथिक्स पे बल दिया गया ताकि शासन व्यवस्था को, गवर्नेंस को अच्छे से चलाया जा सके, लोगों के बारे में बात की जा सके, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें सोसाइटी में वर्ण और जाति दोनों ही सिस्टम थे। तो इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था उसमें 4 इंपॉर्टेंट जो है वर्ण हुआ करते थे, जो सामाजिक संरचना में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सोशल स्ट्रक्चर में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, वर्ण का भी और जाति का भी। और इसके बारे में हमें जो एविडेंस मिलता है, जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद वही वेद है जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वेद कहलाती है, यानी सबसे प्राचीन वेद में से एक वेद मानी जाती है। और इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है वो ऋग्वेदिक एज में यानी ऋग्वेदिक काल में हुआ था। इसमें हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न, यानी मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है अन्न पीसती है। कहने का मतलब है कि फैमिली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग वर्ण से बिलोंग करता है। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम पूरी तरीके से वर्क बेस्ड था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वर्क बेस्ड था। यानी ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था या वर्ण व्यवस्था थी वो काम आधारित थी। जो काम करेगा वो उस वर्ण का कहलाता था, ठीक है। लेकिन पोस्ट वैदिक तक आते जाते उत्तर वैदिक काल में आकर के ये बर्थ बेसिस हो गया। उत्तर वैदिक काल में आकर ये जन्म आधारित हो गया, ठीक है, बर्थ बेसिस हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो चीज पहले काम के आधार पर बटी हुई थी वो बाद में जन्म के आधार पर बटने लगी। क्लियर हो गया? तो इसमें आप देखोगे कि हमें जानकारी मिलती है कि सोसाइटी की संरचना में इन वर्ण और जाति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा गोत्र के अलावा भाषा, व्यवसाय, गांव यानी विलेज,
रीजन, क्षेत्र और जाति समूह, इन सबको मिलाकर के आपका सामाजिक स्ट्रक्चर या ढांचा तैयार हो रहा था और इन सब का ही इंपॉर्टेंट रोल था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में। अब हम 4 वर्णों की बात करते हैं तो 4 वर्ण में सबसे पहला जो वर्ण था उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का मेन जो काम था वो था वेदों का अध्ययन करना, यानी जो वेद है उनकी स्टडी करना और यज्ञ करना, दान लेना। बेसिकली जो ब्राह्मण है वो दान एक्सेप्ट करते थे। इसके अलावा टीचिंग करना, अध्यापन करना, वेदों का अध्ययन करना। जो क्षत्रिय होते थे उनका मेन काम होता था वॉरफेयर, प्रोटेक्शन, एडमिन एंड जस्टिस, यानी युद्ध करना, रक्षा करना, शासन और न्याय। वैश्य की बात करते हैं, वैश्य का मेन काम था एग्रीकल्चर करना, यानी कृषि करना, व्यापार करना और पशुपालन करना। इसके अलावा जो शूद्र था, शूद्र का मेन काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना और इसके अलावा कुछ शूद्र जो है शिल्प और व्यापार के काम में भी लगे हुए थे। इस तरह सोसाइटी में सबसे ज्यादा पावरफुल, ये सबसे अपर में थे आपके ब्राह्मण, उसके बाद आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य और सबसे नीचे थे आपके शूद्र। और शूद्र का माना जाता था कि इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कर्तव्य है शूद्र का। ठीक है, इसके बाद हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी इसके डेवलपमेंट के रीजंस थे। पहला इंटरमेरेज यानी अंतर विवाह, इसके अलावा माइग्रेट करके लोग जो है प्रवास करके एक जगह से दूसरी जगह आते थे, जिसकी वजह से अलग अलग जातियां देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विभिन्नता है, एक क्षेत्र की लैंग्वेज कल्चर अलग है, दूसरे क्षेत्र का लैंग्वेज कल्चर जो है अलग है। इसकी वजह ये भी आप देखते हो, इसकी वजह से जातियों का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा लोग जो एक व्यवसाय को छोड़कर बेनिफिट के लिए दूसरे व्यवसाय में लग जाते थे, तो इससे भी आपको अलग अलग प्रकार की जातियों का डेवलपमेंट सोसाइटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं एविडेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के ऐतिहासिक प्रमाण। तो समाज में वर्ण जाति हमेशा कठोर नहीं थे। स्टार्टिंग में ये जो लोग थे वो वर्क बेसिस थे, बाद में ये बर्थ बेसिस हो गए। तो लगातार समय के साथ साथ समाज की जो परिवर्तन है, जो स्थिति है वो लगातार चेंज होती रहती है। इनमें लगातार जो है सोशल लेवल पर पोजीशन में चेंज आता रहता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका है रूलिंग डायनेस्टी। इसमें जितने भी शासक राजवंश है, जैसे हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में जितने भी राजाओं ने रूल किया, जितने भी एम्पायर्स का डेवलपमेंट हुआ, उनमें जैसे आपका मौर्य है, इसके अलावा शुंग वंश है, सातवाहन है, वाकाटक है, गुप्ताज है, पुष्यभूति है, इन सब का जो शासन व्यवस्था है इसने समाज की संरचना को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके और सभी के टाइम पीरियड में अलग अलग प्रकार की जाति और अलग अलग प्रकार के जाति के लोगों को हम देखते हैं। इसके बाद इस टाइम पीरियड की जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जैसे मंदसौर शिलालेख की बात करते हैं, इसमें हमें रेशम बुनकरों के बारे में यानी सिल्क वीवर्स के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरीके से वो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह आकर के रह रहे हैं और अपनी वीविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी अपने बुनकरी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमें आर्चरी यानी जो धनुर्विद्या सीखते हैं, निशानेबाजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर यानी जो बड़े ज्योतिष हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट अभिलेख है कार्यतलाई, जो ताम्रपत्र है यानी जो कॉपर प्लेट्स है, उसमें हमें जानकारी मिलती है ब्राह्मणों के बारे में कि जो ब्राह्मण है उनका काम न केवल पूजा पाठ करना था, बल्कि कई जगह हमें ये भी देखने को मिला है कि जो ब्राह्मण है वो लैंड के मैनेजर भी होते थे, अपनी जमीन का प्रबंधन भी करते थे। तो इस तरह समाज में जातिगत गतिशीलताएं हमें देखने को मिलती है, हमें सोशल मोबिलिटी की एविडेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर संगम साहित्य की बात करते हैं, संगम साहित्य बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया आपका साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत में कवियों का सम्मेलन होता था, उससे रिलेटेड उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर का डेवलपमेंट किया गया था। उसमें संगम साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमें उस समय के जितने भी वंश हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इनमें पांड्यास के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के पल्लवास के बारे में और भी जो रूलर्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके जो तोल काप्यन में हमें जानकारी मिलती है कि जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, जैसे अरसर, वनीगर, बेलार, अंतनार। और ये सोसाइटी की सामाजिक गतिशीलता को दिखाता है कि समय समय पर जातिगत गतिशीलता हमें अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में भी उस समय अलग अलग प्रकार की जातियां जो है उनका राइज हुआ था अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड में, और ये जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य बेसिकली कवियों का सम्मेलन था, उससे रिलेटेड उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर का डेवलपमेंट किया गया था, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका संगम साहित्य है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में परिवार और सामाजिक संरचना में कैसे कैसे चीजें डेवलप थी। सबसे पहले गोत्र की बात करते हैं, तो जो आपका गोत्र होता है, गोत्र जो है बेसिकली
अपने पापा से यानी जो फादर से डिराइव करता था। कहने का मतलब है कि एक जो पापा से संबंधित जो एक समान पूर्वज को डिनोट करता है आपका गोत्र। और ये सारे जो संबंध है वो विवाह संबंध यानी जो मैरिज रिलेशनशिप है उसको निर्धारण करने में, उसको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गोत्र। इसके बाद अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कुल। कुल की बात करते हैं तो समाज में परिवार जो सबसे छोटी इकाई है समाज की उसे कहते हैं कुल यानी परिवार। परिवार के ऊपर आता है आपका, कुल के ऊपर आता है आपका ग्राम। ग्राम यानी कई कुल मिलकर के एक गांव बनाते थे, एक ग्राम बनाते थे, यानी हर छोटे छोटे परिवार मिलकर के पूरा एक गांव बनाते थे। फिर कई गांव मिलकर के, कई ग्राम मिलकर के निर्माण करते थे विश का। विश का जो हेड होता था उसको विशपति कहते थे। ठीक है, इसके बाद जो कई सारे विश मिलकर के बनते थे जन। और जन जो है, जन का एक जो उसको लीड करने वाला होता था उसको राजा कहा जाता था, जिसका मेन काम था अपने जन में रहने वाले सभी लोगों को रक्षा प्रोवाइड करना यानी सेफ्टी प्रोवाइड करना और युद्ध लड़ना। इसके अलावा टैक्स कलेक्ट करना और अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इस तरीके से सोसाइटी में आप देखोगे अलग अलग लेवल्स बने हुए थे, पहला कुल, फिर ग्राम, फिर विश और फिर जन। और फिर यही जन आगे जाकर के क्या बन जाता है, महाजन। जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इस समय की सोसाइटी के बारे में। हमें जानकारियां जो है उस समय की बहुत सारे वेदास जो टेक्स्ट बुक हैं उनसे जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर हम इस समय की बात करते हैं, इस समय जो है आश्रम संस्कार और पुरुषार्थ इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इस टाइम पीरियड में 16 संस्कार जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे। जैसे जो बर्थ से रिलेटेड थे, आपके मैरिज, बर्थ हो गया, मैरिज हो गया, मतलब जन्म, शिक्षा, विवाह, अंतिम संस्कार, इससे रिलेटेड 16 संस्कार या 16 राइट्स इस टाइम पीरियड में थे जिनको लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था। जन्म से लेकर के मरने तक से आपके पूरे 16 संस्कार हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें 4 आश्रम थे, काफी इंपॉर्टेंट है चारों आश्रम। जिसमें पहला आश्रम जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला जो आश्रम है आपका वो है आपका, इसमें आपको दे रखा है पहला आश्रम, ये जो पहला आश्रम है वो है आपका पहले ब्रह्मचार्य, जिसमें स्टूडेंट लाइफ होती है, विद्यार्थी जीवन होती है, जिसमें वो शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा होता है आपका गृहस्थ जो पारिवारिक जीवन है, जिसमें उनकी शादी होती है, परिवार होता है। उसके बाद तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद जो है लोग जो है वानप्रस्थ जीवन बिताते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है आपका, वो होता है आपका संन्यास यानी आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना। यानी जो लोग हैं अब वो है मोह माया को छोड़कर पूरी तरीके से जो है संन्यास लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आश्रम है जो हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। इसके बाद पुरुषार्थ की बात करती है तो हमें 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं, यानी हमारी लाइफ की 4 इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं जिन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। पहला होता है आपका धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम और फिर होता है मोक्ष। ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म का मतलब है यानी नैतिकता, एथिक्स को फॉलो करना। अर्थ का मतलब धन समृद्धि कमाना। काम का मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपने डिजायर्स को फुलफिल करना। मोक्ष का मतलब है मुक्ति प्राप्त करना। तो ये 4 पुरुषार्थ भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे जो सोसाइटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो समझ में आ गया, 16 संस्कार थे, 4 आश्रम थे और 4 पुरुषार्थ थे। इसके अलावा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो इस टाइम पीरियड में महिलाओं का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अगर हम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उस टाइम पीरियड के एविडेंस उठा करके देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि फीमेल्स का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक टाइम पीरियड में फीमेल्स की बात करते हैं तो शिक्षा में, इसके अलावा रिलीजियस जो रिचुअल होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो समितियों में या विदित में जो चर्चा होती थी उन सब में, और इसके अलावा जो कंपटीशन होता था, प्रतियोगिता होती थी, इन सब में फीमेल्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता था। इस टाइम पीरियड की जो फेमस जो ऋषिकाएं हुई हैं, जो फेमस थी विदुषियां, उनमें आपका नाम आता है, जिसका नाम है अपाला, विश्वरा, घोषा और लोपामुद्रा। ये उस टाइम पीरियड की बहुत ही पढ़ी लिखी विदुषियां हुआ करती थी। इसके अलावा जो इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट देवियों की बात करते हैं उसमें उषा, अदिति, ये इंपॉर्टेंट देवियां थी जिनकी पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो है जिसमें बोला गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसी जानकारी हमें मनुस्मृति से मिलती है। मनुस्मृति आपकी बहुत सारी स्मृति में से एक है जिसमें
जिसका जो रचना है 200 BC से 200 CE तक हुआ है। और इसमें हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है और उस टाइम पीरियड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक वास्तविकताएं और योगदान, हिस्टोरिकल रियलिटीज एंड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता चला गया वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सी कमजोर होने लगी। जहां वो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में सभा समितियों में पार्टिसिपेट करती थी, वहीं पोस्ट वैदिक तक आते आते जो महिलाओं की जो भूमिका है वो कम होने लगती है और महिला जो घरेलू कामों तक और शिल्प कार्य तक ही सीमित हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि कुछ टाइम कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई, लेकिन इसके अलावा भी हमें बढ़ते समय के साथ जो है बहुत सारी ऐसी फीमेल्स शासिकाओं की, फीमेल्स क्वीन के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से रूल किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था, जिसमें एक नाम आता है गुप्ता टाइम पीरियड की प्रभावती गुप्ता की। प्रभावती गुप्ता ने जो है एक संरक्षिका की तरह जो है अपने जो एम्पायर को जो है अच्छे से रन किया था और अपने एम्पायर को चलाने के साथ साथ जो है इन्होंने बहुत सारे लैंड ग्रांट्स भी दिए थे, यानी भूमि दान भी दी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में इन्होंने चौलकालीन जो मंदिर थे, टेम्पल थे, उनको भी दान दिया था। साथ ही साथ संगम साहित्य, कृषि, कताई, व्यापार में भी भागीदारी की हमें जानकारी मिलती है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एग्रीकल्चर में, इसके अलावा शिल्प क्राफ्ट में और उनका इसके अलावा स्पिनिंग में, वीविंग में भी फीमेल्स जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती थी, यानी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा थी जो सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। फिर भी वैदिक एज में, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जितनी वैल्यू और जितनी इंपॉर्टेंस फीमेल्स को मिली थी समय के साथ साथ घटने लगी, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे प्रभावती गुप्ता की ही बात कर लेते हैं कि अपने टाइम पीरियड में एक बहुत अच्छी शासिका के रूप में इन्होंने रूल किया था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जिसमें हमने एंशिएंट टाइम पीरियड में 1000 CE तक पूरा डिटेल में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, सोसाइटी को समझा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समझा। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।